हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही शानदार से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में। जी हाँ, इस डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं द कंप्लीट रॉ वाटर क्वालिटी एनालिसिस और ट्रीटमेंट पूरा तरह। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि जो ट्रीटमेंट प्रोसेस में ऑलमोस्ट जो लास्ट स्टेज होती है हमारे पास, जो कि डिसइंफेक्शन होती है। ये डिसइंफेक्शन होता क्या है, कैसे किया जाता है, कितने तरीकों से किया जा सकता है, इन सब पर हम बात कर चुके हैं, जिसमें से क्लोरीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बस उसी में आज हम बात करने वाले हैं कि क्लोरीन जब डाला जाता है पानी के अंदर तो उसमें जो रेसिडुअल क्लोरीन बचता है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है और क्लोरीन का डोसेज कैसे डिसाइड किया जाएगा। इन दोनों बातों पर आज हमें जो है वो चर्चा करना है। तो बढ़ते हैं इस लेक्चर में आगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे आपको जितनी भी हमारी तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस आपको ये मिल रही हैं, ये सारी डिटेल्ड सीरीज है। मतलब सारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट डिटेल में 100% डिटेल में कवर अप कराए जा रहे हैं। दूसरी चीज कि ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स में मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन अगर कभी कोई आपको डाउट आता है तो डाउट पूछोगे किससे। उस डाउट के लिए डाउट सेशन कंडक्ट कराया जाता है हर सैटरडे को, जिसमें कि हम आपको पिछले 5 दिनों में क्या पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। और साथ ही साथ हर संडे को हम आपको एग्जाम से रिलेटेड मैराथन सेशन भी कंडक्ट कराते हैं। तो एक पूरा ऑर्गेनाइज मैनर में सारी चीजें चल रही होती हैं। जब आप चैनल पर देखोगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ एकदम बिल्कुल प्रॉपर प्लान्ड ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ आपको मिलते चले जा रहा है। आपको कहीं पर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग एज पर योर रिक्वेस्ट ऑन योर डिमांड, सब कुछ मिल रहा है आपको। दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी। और पढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो पहले तो एक विचार करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन है क्या। जब हमने पानी में क्लोरीन का एडिशन किया बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो पानी में जैसे ही क्लोरीन डाला जाता है, क्लोरीन को पानी में रिएक्ट करके पानी में पाए जाने वाली सारी ऑर्गेनिक कंटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसॉल्व मिनरल्स, अमोनिया, इन सभी के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बना के अलग अलग प्रोडक्ट बना के पानी के अंदर से इन सभी चीजों को खत्म करने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टेक्ट पीरियड। अब हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया मारने कितने हैं, कितने बैक्टीरिया है पानी में, कितना क्लोरीन डालना पड़ेगा। तो हमें जब ये पता ही जब पता कितना क्लोरीन डालना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम ये पता कर लें कि हमने कितना क्लोरीन डाला है, उसमें से कितना बच गया। जो बच गया वो किसी भी काम का नहीं होगा, इसीलिए बचा। तो हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि हमने टोटल क्वांटिटी डाली कितनी और उसमें से कितनी बच गई। तो जो बची हुई क्वांटिटी है वही क्लोरीन की रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो हम जो बची हुई क्वांटिटी का टेस्ट लगाते हैं उसी कहा जाता है टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। इसको एक और तरीके समझते हैं। एक तरीका ये बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने पानी के अंदर इनिशियली, ठीक है, जरा समझिएगा कोशिश, है ना। आप Cl2 एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने Cl2 एडिशन किया, आपने Cl2 एडिशन किया और आपके पास, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास रेसिडुअल Cl2 कितना बचा आफ्टर द कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के समय के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पानी में 1 मिलीग्राम का क्लोरीन डाला और 10 मिनट के लिए रुके। 10 मिनट तक रुके रहे, अंदर प्रक्रिया चल रही होगी पानी के अंदर। 10 मिनट के बाद तुमने पता लगाने की कोशिश करी कि पानी में रेसिडुअल क्लोरीन है कितना। तो पानी में रेसिडुअल क्लोरीन पता करने के ये अलग अलग तरीके हैं। ये 3 मेथड है जो कि कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड है, और ये एक मेथड है जो कि हमारे पास टाइट्रेशन पर बेस्ड है। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, क्लोरोटेक्स और डीपीडी टेस्ट, देयर आर द 3 टेक्निक्स that are referred for color matching technique, and based on titration method
जो हमारे पास है वो है स्टार्च आयोडाइड मेथड। क्या होता है इसको सबको अभी आगे सीखेंगे। तो मान लो कि आपने 10 मिनट के बाद पानी में रेसिडुअल क्लोरीन का टेस्ट लगाया, और टेस्ट लगाने पर यह पता चलता है कि अच्छा पानी में हमें कोई भी रेसिडुअल क्लोरीन नहीं मिला। नहीं मिला मतलब गया कहां क्लोरीन, पूरा यूटिलाइज हो गया। क्या करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने में, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, डिसॉल्व मिनरल के साथ कंबाइन होने में, सब चीजों में खत्म हो गया। तो फिर हम सोचते हैं कि और डालें या नहीं डालें, और डालें तो क्यों डालें, और नहीं डालें तो क्यों नहीं डालें। अगर कोई कहते कि अब मत डालो बस हो गया काम, तो फिर कैसे पता कि सारे बैक्टीरिया मर गए। और कोई ये कहते कि और डालना पड़ेगा, तो बात सही है कि डालकर देखते हैं, अगर वो भी यूटिलाइज हो गया तो पता चलेगा कि जरूरत थी, नहीं यूटिलाइज हुआ तो हम समझ जाएंगे कि पानी में इतने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास वी अगेन एड सम क्वांटिटी, पानी में हमने फिर से 1 mg का हमने जो है वो 1 लीटर में, 1 लीटर पे हमने पानी में जो है वो क्लोरीन ऐड किया, 1 लीटर पे 1 मिलीग्राम का। हमने 10 मिनट का समय लिया और 10 मिनट का देखा कि पानी में रेसिडुअल क्लोरीन कुछ भी नहीं बचा, और नहीं बचा इसका मतलब यूटिलाइज हो गया। अब हमें ये नहीं पता ना कि और डिमांड है या नहीं, फिर से चेक करते हैं डालकर। फिर से हमने क्वांटिटी डाली 1 mg पर लीटर की, और हमारे पास यहां पर क्वांटिटी कुछ भी नहीं बची। हमने कहा ये क्या हो रहा है यार, क्वांटिटी हम डालते चले बची नहीं रही है। फिर हमने क्वांटिटी डाली इसके अंदर 1 mg पर लीटर की, और पता चला 10 मिनट के कॉन्टेक्ट पीरियड के बाद पानी के अंदर बचा 0.6 mg पर लीटर की क्वांटिटी बच गई। तो हमने ये है टोटल क्वांटिटी एडेड। और हमारे पास उसमें से इतनी नॉट यूज्ड, इतनी यूज नहीं हो पाई। तो इसका मतलब यूज कितनी हुई होगी, एडेड माइनस नॉट यूज्ड, बची हुई हमारे पास यहां पर जो यूज हो गई वो क्या कहलाएगी, हमारे पास टोटल जितनी हमने ऐड करी है माइनस नॉट यूज्ड। तो इसका मतलब यही हमारे पास निकल कर आती है हमारे क्लोरीन की डिमांड। ये हमारे पास कहलाता है Cl2 अप्लाइड या डोसेज, और ये हमारे पास कहलाता है जो कि यूज नहीं हुआ। तो अब आप जरा देखो, आपके पास सोचना ये है, आपने डाल दिया 4 मिलीग्राम प्रति लीटर, मतलब 4 मिलीग्राम पर लीटर पे डाल दिया आपने टोटल क्वांटिटी, बच गई इसमें से 0.6 mg पर लीटर जो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तुम्हें ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट करने के बाद जो अब आगे पानी भेजना है उसमें कितनी क्लोरीन बचनी चाहिए, 0.2 mg पर लीटर की, हर लीटर पे 0.2 मिलीग्राम की क्वांटिटी बचनी चाहिए। बच कितनी रही है, 0.6 की। जितनी डाली है उसमें से और 0.4 कम कर दो, तो 3 पॉइंट कितनी डालनी पड़ेगी, 6 डालनी पड़ेगी। कितनी डालनी पड़ेगी आपके पास, इसमें से 0.4 कम कर दो तो 3.6 डालनी पड़ेगी। 3.6 डालोगे तो अब कितनी बचेगी, सिर्फ 0.2 mg पर लीटर। 0.6 बच रही थी, हम 0.6 नहीं बचानी, 0.2 ही बचानी है। तो जितनी डाल रहे थे उसमें से इतनी बच रही थी। अब उसमें से अगर मान लो मैंने 0.6 क्वांटिटी कम डाल दी तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर 0.4 कम डाला तो 0.2 तो बचेगा, वही बचाना है। तो समझ में आ जाएगा ना कि कितना हमारे पास क्लोरीन का डिमांड बनेगा, मतलब कितना क्लोरीन अप्लाइड है वो हमें पता चल जाएगा ना। तो बस वहीं से हम आगे कहानी सोचेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया दिया है, आगे पढ़ेंगे अभी इसको। तो अब जरा यहां पे विचार करो कि वो जो रेसिडुअल क्लोरीन पानी में पता लगाया गया कि 0.6 बचा, वो कैसे पता चला, इन मेथडों से पता चला। ये सारी मेथड में जो है आप जरा ध्यान समझिएगा, जब क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर पढ़ रहे थे तो वहां पे कई बार डिस्कशन हुए थे दो मेथडों के टेस्टिंग के। एक को कहते थे टाइट्रेशन मेथड, एक को कहते थे कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक में होता क्या था, पानी का सैंपल उठाते थे, एक स्टैंडर्ड सैंपल उठाते थे, इसके कलर को इसके कलर से मैच कराते थे। अगर मैच कर गया तो स्टैंडर्ड सैंपल में जितनी भी वो क्वांटिटी है लगभग लगभग उतने के बराबर की क्वांटिटी आपके वाटर सैंपल में भी होगी। यही करते थे। ये स्टैंडर्ड सैंपल बनाते कैसे थे, वो पर्टिकुलर केमिकल की मदद से।
अगर ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट का नाम है तो इसमें कलर कौन डाल रहा होगा? ऑर्थोटोलिडिन खुद एक कलर कॉजिंग कंपाउंड है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक से पता लगाते हैं पानी में रेसिडुअल क्लोरीन कितना बचा। क्लोरोटेक्स है, तो क्लोरोटेक्स खुद एक हमारे पास रिएजेंट है जो कि हम यूज करते हैं कलर इंपार्ट कराने के लिए। डीपीटी के अंदर डाई इथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन, ये खुद एक हमारे पास जो है वो रिएजेंट है जो कि पानी में ऐड करते हैं कलर कॉज कराने के लिए। तो यहां पर जरा देखो आप, इफ यू कैन सी इन द इमेज, ये आपके पास अलग अलग कलर अगर प्रोड्यूस होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके पानी के अंदर किस तरह का कलर जो है वो आ रहा है, तो पानी में कितना क्लोरीन बचा हुआ होगा। सिंपल सी मेथड है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन यहां से क्या आता है वो अभी तक आप पढ़ के समझ में आ चुका होगा। इन रिएजेंट्स के ऊपर बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए ये बनता है आपके पास जो मेथड है अलग अलग, इनमें से रेसिडुअल क्लोरीन को कितनी मेथड से पता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सी मेथड किस किस टेक्निक पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन बनता है। नाम याद रखने हैं, और यहां याद रखना है कि स्टार्च आयोडाइड एक टाइट्रेशन मेथड है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं कि स्टार्च आयोडाइड मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं, कलर मैचिंग टेक्निक जब इतनी सारी है तो क्यों कर रहे हैं यार? देखो ऐसा होता है, पानी के अंदर आपके पास इतनी सारी मेथड है, फिर भी टाइट्रेशन मेथड बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि पानी में कलर तो और भी कई चीजों से आ सकता है ना, आयरन प्रेजेंट रहा तो कलर आ सकता है, और कोई चीज से कलर आ सकता है, और कलर कॉजिंग कंपाउंड भी डाल रहे हो ये पता करने के लिए कि भाई कलर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कलर मैच करने की स्थिति बनेगी कैसे? कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं पानी में जो कलर में डिफरेंशिएशन करवा नहीं पाएंगे आपको, आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो जब भी कभी पानी के अंदर इट इज मोर प्रिसाइज देन ऑर्थोटोलिडिन व्हेन रेसिडुअल क्लोरीन इज मोर देन 1 mg पर लीटर, ये बात हो गई। हमारे पास स्टार्च आयोडाइड मेथड तब सुटेबल है when water contains nitrite N2 manganese compounds where ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट इज नॉट सुटेबल। क्यों नॉट सुटेबल? क्योंकि ये कलर कॉज कर देते हैं पानी में, इनके वजह से इतना कलर कॉज हो जाता है कि ये आपको सही रिजल्ट देंगे ही नहीं ऑर्थोटोलिडिन का। ये दूसरी बात हो गई। आपको क्या ध्यान रखना है, स्टार्च आयोडाइड मेथड के अंदर दो चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा कलर इंडिकेटर कौन होता है और कलर कहां से कहां चेंज करता है, और टाइट्रेंट कौन होता है। तो टाइट्रेंट का नाम ध्यान रखिएगा, इट इज सोडियम थायोसल्फेट, ध्यान रखिएगा। और स्टार्च जो है वो कलर इंडिकेटर है हमारे पास, जो कि हमारा ब्लू से कलरलेस होता है। तो ये यही दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन यहां से फॉर्म नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम पानी में क्या पता लगाते हैं, हमारा रेसिडुअल क्लोरीन, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती भी है। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, पानी में तुम डाल रहे हो क्लोरीन, क्लोरीन का पर्पस क्या है? पानी में मारेगा बैक्टीरिया। लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सिर्फ बैक्टीरिया मारने से पहले और भी चीजें क्लोरीन को खा जाती है। तो आपने मान लो ये सोचा जीवन में आपके कि यार पानी में बैक्टीरिया है तो मुझे इतने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, पानी में इतना क्लोरीन डाल देता हूं, बैक्टीरिया मर जाएंगे, और तुम हो गए संतुष्ट। पता चला वो क्लोरीन अंदर जाके बैक्टीरिया तो कम मार पाया, इधर उधर चीजों में फालतू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया? डिसॉल्व मिनरल को ऑक्सीडाइज कराने में, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कराने में, अमोनिया से कंबाइन होने में, बैक्टीरिया मरे ही नहीं। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि जितना क्लोरीन हम डाल रहे हैं उससे क्लोरीनेशन की कितनी एफिशिएंसी मिलती है, कि अलग अलग चीजें पानी में अगर प्रेजेंट रही तो वो सब चीजों का भी ध्यान रखकर एक्स्ट्रा क्लोरीन डालना पड़ता है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे पास हमारी क्लोरीन की एफिशिएंसी को या क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज टर्बिडिटी। जब टर्बिडिटी के बारे में पढ़ा था तो ये सेंटेंस मैंने आपको तब भी बताया था, टर्बिडिटी पानी में ज्यादा होती है तो हाइडिंग प्लेसेस ज्यादा बनती है, और कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं हमारी टर्बिडिटी की वजह से। तो क्लोरीनेशन एक ऐसी हमारे पास प्रोसेस है, अगर पानी में टर्बिडिटी ज्यादा होती है तो जितना क्लोरीन बैक्टीरिया मारने में काम आता तुम्हें शायद उससे ज्यादा लग जाएगा, जिसमें तो कुछ वेस्ट भी हो जाएगा। और अगर कोई चीज डालने के बाद उसमें से कुछ वेस्ट हो जा रही है तो उसकी एफिशिएंसी क्या कहलाएगी? कम कहलाएगी। सो मोर द टर्बिडिटी इट अफेक्ट्स द क्लोरीनेशन एंड हेंस एफिशिएंसी रिड्यूसेस। तो बात ध्यान रखिएगा, टर्बिडिटी के ऊपर सवाल आता है कि टर्बिडिटी अगर ज्यादा है तो क्लोरीनेशन की एबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा हमारे पास पैरामीटर है डिसॉल्व मिनरल। पानी में तुमने देखा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मारना है, तुमने पानी में क्लोरीन डाला,
जैसे पानी में क्लोरीन डाला तुरंत डिजॉल्व मिनरल आए और क्लोरीन से कंबाइन हो गए। भाई Fe है, आयरन है Fe3+, आपके पास आयरन है Fe3+, एग्जांपल के तौर पे Fe3+ ने Cl2 मतलब Cl2 के साथ रिएक्ट करना चालू किया तो आपके पास मान लो इसने बना लिया FeCl3, गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन चला गया आपका तो नीचे बैठा बैठा बैक्टीरिया बोल रहा है अरे तुम तो हमें मार ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपने क्लोरीन डाला, क्लोरीन कहीं और चला गया। तो तुम्हें वही उतने ही बैक्टीरिया मारने के लिए अब ज्यादा क्लोरीन देना पड़ जाएगा अगर पानी में डिसॉल्व मिनरल की मात्रा ज्यादा हुई तो मोर द डिसॉल्व मिनरल लेसर द क्लोरीन इज अवेलेबल फॉर डिसइंफेक्शन, हेंस एफिशिएंसी डिक्रीजेस। ठीक है, बात समझिएगा। अनदर वन इज अमोनिया। तुमने पानी में क्लोरीन डाला, बैक्टीरिया तक क्लोरीन पहुंच ही रहा था, इतने में अमोनिया आया और क्लोरीन को ले उड़ा। जैसे क्लोरीन को ले उड़ा आपने देखा है क्लोरीन तो गायब भी हो गया, बैक्टीरिया मार ही नहीं पाया, बैक्टीरिया अंदर से हंस रहा है क्या है तुम मार ही नहीं पा रहे हो, क्लोरीन तुम डाल रहे हो, क्लोरीन मेरे पास पहुंच ही नहीं पा रहा। तो आप सोचो जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको मारने के लिए अब आपको ज्यादा क्लोरीन डालना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो अमोनिया के साथ कंबाइन होने में वेस्ट हो गया। तो अगर आपके पास पानी में अमोनिया ज्यादा है तो उतना ही क्लोरीन अगर डाला जाए तो उसमें से आधे से ज्यादा तो अमोनिया में चला जाएगा कंबाइन होके और कुछ ही मार पाएगा बैक्टीरिया। तो क्या एफिशिएंसी मिली? अच्छी नहीं मिली। तो हमारे पास अमोनिया ज्यादा होने से मोर द अमोनिया मोर विल बी क्लोरामीन्स which means less effective form of disinfectant is present, hence lesser the efficiency। बात ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगर पानी का पीएच है, तुम जानते हो पीएच के बारे में कि क्लोरीन की जो रिएक्शन है वो पीएच डिपेंडेंट है। पीएच 5 से कम रहा, रिएक्शन ध्यान रखिएगा जो बताई थी, पीएच 5 से कम रहा तो क्लोरीन पानी में रिएक्ट करके कोई भी डिसइंफेक्टिंग कंपाउंड नहीं बनाएगा। पीएच 5 से ऊपर रहा तो जरूर Cl2H2 से रिएक्ट करके HOCl बना लेगा। अगर यही पीएच 8 से ऊपर चला गया तो वो OCl माइनस बना लेगा जो 80 गुना कम इफेक्टिव है HOCl से। एक ऐसा कंपाउंड पानी में लाना जो 80 गुना कम इफेक्टिव है, तो आप दो टैंक ले लो, एक टैंक में डाल दो HOCl, एक टैंक में डाल दो OCl माइनस, और दोनों में सेम क्वांटिटी डालो, HOCl 80 बैक्टीरिया मार देगा उतनी क्वांटिटी में और OCl माइनस एक ही बैक्टीरिया मार पाएगा उतनी क्वांटिटी में। तो एफिशिएंसी कहां पर ज्यादा मिली? जहां पर HOCl बना। और वो कब बना? जब पानी का पीएच कम था। तो पानी का पीएच 5 से तो ऊपर रखा जाता है, 8 से कम रखा जाता है। 5 से नीचे गए तो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब 5 के आसपास रखना पड़ेगा। 8 से ऊपर गए तो हमेशा हमारे पास ऐसा कंपाउंड बनेगा जो लेस रिएक्टिव है या लेस इफेक्टिव है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज इज 5 to 7, बढ़िया है। एंड एनी अदर पीएच वैल्यू आउटसाइड दिस रेंज प्रोड्यूसेस एफिशिएंसी रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्शन। तो पर अब इनमें से भी क्या सिलेक्ट करें? जितनी कम हो। लेसर वैल्यू इज मोर प्रिफर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ HOCl विच इज मोस्ट इफेक्टिव फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। ध्यान रखिएगा इस बात को। अनदर इज टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है क्लोरीन की हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मान लो तुम्हारे पास क्लोरीन पड़ा हो और कंटेनर में फिल्ड अप हो, अगर तुम उसका टेम्परेचर राइज करा दो, लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, अगर तुम टेम्परेचर उसका राइज करा दो 60, 70, 80 डिग्री पे लेके चले गए, उस क्लोरीन की एबिलिटी है कि वो ब्लास्ट कर सकता है एज एन एक्सप्लोजिव। तो टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा बढ़ा ये रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी। ऐसा भी कर सकते हो किसी कंटेनर में क्लोरीन फिल्ड है, टेम्परेचर लिया हो आप करीब करीब 1-2 डिग्री तक, -डिग्री तक लिया हो, वो क्लोरीन जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है क्लोरीन। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो एक्सप्लोजिव बन जाएगा, कम कर दोगे तो फ्रीज हो जाएगा। एक बहुत अच्छी टेम्परेचर रेंज हमारे पास नियर अबाउट 25 से 32 डिग्री, जहां पर हमारे पास क्लोरीन हमें क्लोरीनेशन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दे पाता है। तो जितना कम टेम्परेचर क्लोरीन रीचेस टू फ्रीजिंग पॉइंट मींस नॉन रिएक्टिव, जितना ज्यादा टेम्परेचर क्लोरीन रिएक्टिव बन के एक्सप्लोजिव बन जाता है। अप्रोप्रिएट रेंज क्या बनेगी इसकी? 25 से 32 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास हमें स्टडी करना है कैलकुलेशन ऑफ क्लोरीन डोसेज। तो लास्ट क्लास में आप लोगों से एक डिस्कशन हुआ था और वो डिस्कशन सिंपल सा इतना सा डिस्कशन था
ठीक है। तो अगर इसमें आपके पास पानी भरा हुआ है, अगर पानी भरा हुआ है आपके पास और इसमें प्रेजेंट है, एक तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे आपको मारना है, तो अगर आपको मारना है तो आपको उसके लिए क्लोरीन डालना पड़ेगा। Either you call it as Cl2 dosage or you call it as applied Cl2। तुम क्लोरीन डाल किसके लिए रहे हो? पानी में बैक्टीरिया मारने के लिए। माइक्रोऑर्गेनिज्म के अलावा और भी तो चीजें हैं। क्या है वो चीजें? वो है आपके पास इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर। तो जो तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ बैक्टीरिया मारने के डालू, नहीं, उसके पहले ही ऑर्गेनिक मैटर इसको लपक लेगा। ऑर्गेनिक मैटर ने अगर इसको लपक लिया तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया मरेंगे ही नहीं। तो हमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी। कितनी ज्यादा डालनी पड़ेगी? बात आ जाती है हमारे पास पानी में और भी चीजें हैं, दैट इज दी डिजॉल्व मिनरल। तो डिजॉल्व मिनरल भी हमारे पास जो है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा अगली कहानी सोचे अगर, तो डिजॉल्व मिनरल के अलावा पानी में और क्या है हमारे पास? तो वो है इसके अलावा अमोनिया। तो ये सब मिलके बनाते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, ये सब मिलके बनाते हैं आपकी डिमांड कि अभी अभी ये सब चीजें पानी में से खत्म करनी पड़ेगी। तो पानी कितनी क्लोरीन मांग रहा है? वो इतनी। पानी कहता है कि यार ये अमोनिया अमोनिया तो मुझे कोई मतलब नहीं, अमोनिया है, क्लोरीन आएगा, रिएक्ट करके सुस्त पड़ा रहेगा, बाद में कभी रिएक्ट करेगा, मुझे क्या मतलब, मुझे मेरे पानी में तो अभी ये खत्म करना है, इतना क्लोरीन दो। हमने कहा ठीक है, इतना तो देंगे, और साथ में ये भी हमें हमें चाहिए ये तो एज अ रेसिडुअल फॉर्म। तो हमने क्या किया, कितना क्लोरीन डाला? इन दोनों के बराबर का Cl2 डोसेज या अप्लाइड Cl2 इज इक्वल टू Cl2 डिमांड प्लस रेसिडुअल Cl2। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो Cl2 डोसेज या अप्लाइड Cl2 है, इसकी यूनिट होनी चाहिए आपके पास mg पर लीटर। इसकी यूनिट होनी चाहिए आपके पास mg पर लीटर। इसकी यूनिट होनी चाहिए आपके पास mg पर लीटर में। ये क्लोरीन पानी में ऐड करोगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू ऐड क्लोरीन इन वाटर? लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड फॉर्म में ऐड किया तो जितना डालोगे वो पूरा क्लोरीन पानी में बैक्टीरिया मारने का काम करेगा। गैसियस फॉर्म में डालोगे, गैस डाल दो क्लोरीन की, वो पूरी गैस पानी में बैक्टीरिया मारने का काम करेगी। लेकिन अगर आपने गलती से ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लिया बैक्टीरिया मारने के लिए, ध्यान रखना जरा, if bleaching powder is used for disinfection, then due to its inefficiency, Cl2 dosage that we actually get can be given by
आपने कितना ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाला इनटू परसेंटेज क्लोरीनेशन एबिलिटी। मतलब सोच के देखना जरा, अगर तुमने पानी में 100 ग्राम का ब्लीचिंग पाउडर डाला और आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो सिर्फ 40% क्लोरीनेशन एबिलिटी दे सकता है, मतलब जितना डालोगे उसमें से 40% बैक्टीरिया मार पाएगा, बचा हुआ 60% एज अ प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। तो अगर आपने 100 ग्राम का डाला, 40% क्लोरीनेशन एबिलिटी है, तो Cl2 डोसेज मिलेगा कितना आपको? सिर्फ 40 ग्राम के बराबर। तो आपको 40 ग्राम डालोगे, उसमें से कुछ अभी मार पाएगा बैक्टीरिया और कुछ अमोनिया से कंबाइन होकर रेसिडुअल क्लोरीन बना लेगा। अब सवाल जब बनते हैं यहां से, तो या तो वो कह देते हैं कि भाई हमारे पानी की Cl2 की डिमांड इतनी है और इतना रेसिडुअल पानी में रखना है, तो बताओ कितना ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। हम इन दोनों का यूज करके ये निकालते हैं, इसको यहां यूज करके ये पता होकर इसको निकाल लेते हैं। तो ये किसमें निकलेगा? अगर तुम्हारे पास ये डाटा ऑलरेडी mg पर लीटर में है, तो तुम्हारे पास ये डाटा भी किसमें निकल कर आएगा? mg पर लीटर में। तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस टू फॉर्मूलाज आर यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए जरा उनको एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 300 kg पर मंथ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कंज्यूम्ड टू ट्रीट 10 mld of water to have residual chlorine of 0.2 mg per liter। ठीक है। Find the chlorine demand of water in mg per liter if bleaching powder contains 30% chlorination ability। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर कंज्यूम कितना हो रहा है? 300 किलोग्राम पर मंथ। ब्लीचिंग पाउडर लिखता हूं, ब्लीचिंग पाउडर कंज्यूम कितना हो रहा है? 300 kg पर मंथ। इसी को लिखा जा सकता है 300 इंटू 10⁶ मिलीग्राम डिवाइडेड बाय, पर मंथ है तो इसे डे में कर लेते हैं, 30 डेज। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर इससे ये कैंसल आउट होगा, बचेगा 10। तो 10 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर डे हमारे पास, 10 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर डे हमारे पास जो क्वांटिटी वो यूज हो रही है क्या? हमारे ब्लीचिंग पाउडर की। सॉरी, मिलीग्राम पर डे। ठीक है। अब ये देखो आप, आपके पास इतना ब्लीचिंग पाउडर किस चीज के लिए यूज हो रहा है? 300 kg per month of bleaching powder is consumed to treat 10 mld of water to have residual chlorine of 0.2 mg per liter। What does 10 mld mean? हमारे पास इसको लिख लेते हैं, वाटर ट्रीटेड इज इक्वल टू 10 mld। इसका मतलब होता है 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर
मिलियन लीटर पर डे, ये लिखा है मिलियन लीटर्स पर डे, तो इसको हमने मिलियन को 10⁻6 कर दिया, ये बचा हमारे पास लीटर्स पर डे के बराबर। तो हमारे पास यहां पर अगर हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर इतना पानी ट्रीट करने में इतना यूज हो गया, हमारे पास एक दिन में इतना पानी ट्रीट कर रहे हैं, एक दिन में इतना ब्लीचिंग पाउडर यूज हो गया, तो ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज क्या बना? देयरफॉर ब्लीचिंग पाउडर डोसेज इज इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर कंज्यूम्ड पर डे अपॉन वाटर ट्रीटेड पर डे। एक दिन में ब्लीचिंग पाउडर कितना कंज्यूम हो गया? वी नो इट, 10 इंटू 10⁻6 mg पर डे। और वाटर कितना ट्रीट हो गया एक दिन में? 10 इंटू 10⁻6 लीटर्स पर डे। डे से डे गया, ये से ये गया, क्या बची क्वांटिटी? 1 mg पर लीटर। इतना हमारा ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज आ गया मिलीग्राम पर लीटर में। हमें करना क्या है? हमें रखना है रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है, टू हैव रेसिडुअल Cl2 इक्वल टू 0.2 mg पर लीटर। हमें निकालना है फाइंड द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इन mg पर लीटर इफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 30% क्लोरिनेशन एबिलिटी। तो जरा देखो आप, आपके पास यहां पर अगर हम लिखना चाहें यूजिंग Cl2 डोसेज इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर डोसेज इनटू परसेंटेज क्लोरिनेशन एबिलिटी, तो ये निकल कर आती है हमारे पास, ये क्वांटिटी है 1 mg पर लीटर और ये क्वांटिटी है हमारे पास कितना? 30%। तो ये बन जाएगा 1 mg पर लीटर इंटू 30% मतलब 30/100। तो हमारे पास यहां से Cl2 डोसेज आ जाएगा इज इक्वल टू 30/100 मतलब 0.3, तो 0.3 mg पर लीटर डोसेज बन रहा है, ठीक है। हमारे पास बात करते हैं नाउ यूजिंग Cl2 डोसेज इक्वल टू Cl2 डिमांड प्लस रेसिडुअल Cl2। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कितना है, 0.3 mg पर लीटर, ये निकालना है और ये पता है कितना 0.2 mg पर लीटर। तो हमारे पास यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? Cl2 डिमांड कितना आ जाएगा? 0.3 माइनस 0.2, 0.2 ही है ना? हाँ 0.2 है, इक्वल टू 0.1 mg पर लीटर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चन। मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझा दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर उतरते हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, available chlorination from bleaching powder is 30% and bleaching powder dosage is 2 ppm। अगर तुम्हें खाली इतनी ही चीज पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो? ध्यान समझना जरा। आपको पता है Cl2 डोसेज बनता है किससे?
ब्लीचिंग पाउडर डोसेज इनटू परसेंटेज Cl2 एबिलिटी। क्लोरीनेशन को मैंने Cl2 लिख दिया है, तो आप चौक मत जाना, घबरा मत जाना। ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज ऑलरेडी पता है वो कितना है, 2 ppm, और क्लोरीनेशन एबिलिटी कितनी, 30%। कितना बनेगा ये, दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.3 into 2 0.6 mg पर लीटर। ये आ गया हमारे पास हमारा क्लोरीन का डोसेज। अब उसने बोला है व्हाट इज द टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे इफ प्लांट इज टू ट्रीट 50 LPCD ऑफ वाटर फॉर पॉपुलेशन of 10,000, also find chlorine demand if residual is taken to be standard value। चलो ठीक है, अब जरा देखो, अगर बात कर ली गई इसमें if residual Cl2 equal to 0.2 mg per liter एज स्टैंडर्ड, ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर Cl2 डिमांड क्या हो जाएगा, वुड कम आउट टू बी एज Cl2 डोसेज माइनस रेसिडुअल Cl2, जो कि बनेगा 0.6 माइनस 0.2 वुड कम आउट टू बी 0.4 mg पर लीटर। तो क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट तो आ गया अपना। पहला पार्ट पूछा है व्हाट इज टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे, उसको कैसे करेंगे, देखो जरा इधर हमारे पास सिंस ब्लीचिंग पाउडर डोसेज is given by bleaching powder consumed per day divided by total water treated per day। एक दिन में कितना पानी ट्रीट किया, निकालना क्या है, पर एक दिन में कितना ब्लीचिंग पाउडर कंज्यूम हुआ निकाल लेते हैं, सिंपल सा फंडा है। Therefore bleaching powder consumed per day equal to water treated per day into bleaching powder dosage। तो आपको वाटर ट्रीटेड पर डे कितना दे रखा है, if plant is to treat 50 LPCD of water for population of 10,000, तो टोटल वाटर कितना ट्रीट हो रहा है इसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन इनटू वाटर डिमांड पर पर्सन इनटू ब्लीचिंग पाउडर डोसेज। तो पॉपुलेशन कितनी है 10,000, और एक दिन में कितना ट्रीट करते हैं 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे इनटू 50 लीटर्स, मैं 10,000 को लिखता हूं 10,000 कैपिटा मतलब पॉपुलेशन इनटू 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, और यहां से आगे ब्लीचिंग पाउडर डोसेज कितना है वो, तो ब्लीचिंग पाउडर डोसेज हमारे पास 2 ppm का है। 2 ppm को लिखते हैं 2 mg पर लीटर। ये कन्वर्जन तो मैंने कराया है आपको कि ppm को mg पर लीटर भी कह सकते हैं।
तो अब यहां से कैपिटा गया और लीटर से लीटर गया, तो बचेगा mg पर डे। कितना आ रहा है? 10,000 इंटू 50 इंटू 2 mg पर डे। ये जरा देखो, 50 इंटू 2 होता है 100, 4 जीरो पहले ही है और 2 जीरो और हो गए, क्या बन जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर 6 mg पर डे, जिसको लिखा जा सकता है 1 kg पर डे के बराबर। तो यहां से हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेशन आ जाती है कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर की कंजम्पशन निकालेंगे, कैसे डोसेज निकालेंगे, कैसे Cl2 डिमांड निकालेंगे, कैसे Cl2 डोसेज निकालेंगे, सब कुछ अगर एक फॉर्मेट में चले तो सारी कैलकुलेशन आसानी से बन जाती है, कोई ढहीं पर दिक्कत नहीं आती। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, डिसइंफेक्शन खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में बढ़ेंगे कुछ माइनर ट्रीटमेंट मेथड्स के ऊपर जो कभी कभी करने की जरूरत पड़ती है, कैसे होती है, सबके बारे में डिटेल में सीखेंगे। सो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और ढूंढ रहे कि कहां से पढ़ लिया जाए, तो ये सार्थक बैच उतना ही बेहतर होगा आपके लिए जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफलाइन क्लासेस से यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों मिल रही होंगी। यू कैन एनरोल इन दी कोर्स और अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। टाइम अभी भी हमारे पास गया नहीं है। अगर आपका टारगेट है आप इंडिया में कोई भी जेईई और एईई एग्जाम टारगेट करना चाहते हो, तो आप इस विजय बैच में एनरोल कर सकते हो अपने आप को, जहां पर हम हमारे ऑफलाइन क्लासेस से ही आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। मतलब आपको ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन की फील दी जा रही है, विच इज वेरी परफेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन, जिसमें आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है। अगर आप एग्जाम की तैयारी में कहीं पर फंस रहे हैं और नॉन टेक्निकल पोर्शन कहीं वीक है, तो आप इस नॉन टेक के महापेक में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फॉर दी एनी जेईई और एईई एग्जाम। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी एक रनिंग मोड में है एंड यू आर सर्चिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, तो दिस इज द टेस्ट सीरीज दैट यू कैन एनरोल एसएससी जेईई 2023 के लिए। द टेस्ट सीरीज दैट हैज ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और सिर्फ आपके पास यहां पर 10 फुल लेंथ टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज भी है आपके पास। साथ ही साथ आपके पास जो है वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर देखा जाए तो सिर्फ जीएस की भी है, सिर्फ रीजनिंग की भी है, 100% टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरीके से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।